हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे। चलिए हम लोग संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे ले जाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। उस अधिनियम में मैंने बताया था कि किस प्रकार विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। विधायक सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन बजट पर कोई प्रस्ताव लाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। और मैंने आपको बताया था कि बजट जो था, बजट एक्चुअली वित्तीय प्रस्ताव है। एक वर्ष के आय और व्यय का एक ब्यौरा है, स्टेटमेंट है। एक वित्तीय वर्ष के व्यय और आय का प्रस्ताव है। और पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया 18 फरवरी 1860 को। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली बार बजट का प्रस्तुत किया गया, तो पहली बार 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी के समक्ष बजट प्रस्तुत किया था। वह लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी का वित्तीय सदस्य था। लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी का वित्तीय सदस्य था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो पहली बार बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन जो लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी का वित्तीय सदस्य था। इसीलिए भारत में बजटीय प्रणाली के जन्मदाता जेम्स विल्सन कहा था। उस समय 1860 में विधायिका नहीं थी। 1860 में विधायिका नहीं थी। इसलिए वायसराय की जो कार्यकारिणी थी वही विधायिका का भी कार्य करती थी। इसका मतलब हुआ
कि उस समय विधायिका का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी ही विधायिका थी, इसलिए कार्यकारिणी के समक्ष बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। राइट। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपको बताया था कि 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में ये स्वराज विधेयक किसके नेतृत्व में हुआ था? ये स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में तैयार किया गया था और इसके जरिए स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग और तिलक नहीं आगे कहा था, तिलक नहीं कहा था, कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो स्वराज की जब मांग होने लगी तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि स्वराज यानी अपने शासन की मांग जब भारतीय करने लगे, अंग्रेजों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने एक चाल चली और इसके जरिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया। स्वराज की मांग जब बढ़ी तो अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। बंग भंग योजना, बंगाल का डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन की योजना बताई। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया और बंगाल का विभाजन करके ये कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां एक जगह शासन करना संभव नहीं है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन असली कारण ये नहीं था। असली कारण ये था कि बंगाल राष्ट्रवाद का एक केंद्र बन चुका था और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का विभाजन करने से राष्ट्रवादी आंदोलन की जड़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जड़ें खत्म नहीं। जब 1905 में बंग भंग किया कर्जन ने और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग योजना लागू हुई तो कलकत्ता में वंदे मातरम का नारा लगा। वंदे मातरम का नारा गूंजा। इसका मतलब कि बंगाल का विभाजन करने से राष्ट्रवादियों के मन में या मनोबल में कोई कमी नहीं आई और ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर स्वराज और राष्ट्रवाद की बात करने लगे। और इसी कड़ी में अंग्रेजों को लगा कि बंग भंग करने से भी इनके मनोबल को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंत में उन्होंने
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को यह समझाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिंदुओं का प्रभुत्व है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिंदुओं का प्रभुत्व है, उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अलग पार्टी बनाओ। मुस्लिम नेताओं को, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को यह समझाया गया, यह बरगलाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिंदुओं का प्रभुत्व है, मुसलमानों के लिए कोई वजूद नहीं, इसलिए अलग हो जाओ। और इस आधार पर बरगलाया गया और 1906 में अंग्रेजों की योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता थे, जो साकाल के लोलुप थे, जो अंग्रेजों के बहकावे में आए, उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और स्थान था ढाका और संस्थापक थे आगा खां, और सनमुल्ला। ये जो 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये पूरी तरह से प्रायोजित था। ये अंग्रेजों के प्रायोजन से ये प्रायोजित था। अंग्रेजों द्वारा प्रायोजित था। अंग्रेजों के बहकावे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। क्यों? मुस्लिम नेताओं को यह समझाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिंदुओं का प्रभुत्व है, इसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए 1906 में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम की स्थापना हुई और संस्थापक आगा खां और सनमुल्ला थे। और इसका मतलब यहीं से सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत हुई। सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है और इस सांप्रदायिकता की राजनीति को वैधानिक मान्यता देने के लिए 1909 में एक अधिनियम लाया गया। इस सांप्रदायिकता की राजनीति को वैधानिक कानूनी मान्यता देने के लिए 1909 में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। राइट। तो जो 1906 में जिस सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत 1906 में की गई, उसको कानूनी मान्यता देने के लिए 1909 में एक अधिनियम है, उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले कौन था? ये भारत सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय था। और वायसराय यही सांप्रदायिक राजनीति का
का जनक था। सांप्रदायिक राजनीति का जनक कौन? लॉर्ड मिंटो। और इनके प्रयास से 1909 में एक अधिनियम आया और इस अधिनियम की विशेषता है कि इसके द्वारा जो सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत की गई थी उसको कानूनी मान्यता दी गई और इसके लिए जो प्रोविजन स्थापित किए गए, प्रावधान स्थापित किए गए, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, कई प्रावधान स्थापित किए गए। अब क्या क्या प्रावधान स्थापित किए गए देखिएगा। पहला प्रावधान स्थापित किया गया कि इस अधिनियम के जरिए मैंने क्या कहा, 1906 में जिस सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की गई उसको वैधानिक मान्यता दी गई और वैधानिक मान्यता देने के लिए पहली बार पहला प्रावधान किया गया मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन का मतलब निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसका मतलब हुआ कि पहली बार यह तय किया गया कि मुस्लिम मतदाता, इसका मतलब मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कंपोजिट निर्वाचक मंडल नहीं है, ये कंपोजिट नहीं, ये सेपरेट है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मुसलमान। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज है। इसमें मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। इसमें दूसरा कोई संप्रदाय मतदाता नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रक्रिया के जरिए पृथक निर्वाचन की राजनीति को पृथक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति को वैधानिक मान्यता मिली, जो शुरू की गई थी 1906 में जो शुरू की गई थी उसको कानूनी मान्यता दी गई 1909 में। और मुसलमानों के लिए यह व्यवस्था शुरू करके विभाजन की इस कड़ी को और मजबूत किया गया। यानी अब हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता के आधार पर दरार पैदा कर दी गई और इसके लिए कानूनी मान्यता दे दी गई। इसका मतलब कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति थी जो भारत के लिए अच्छी नहीं थी। तो पहला प्रावधान हो गया मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन। दूसरा प्रावधान किया गया इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियों तथा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यों की शक्तियों, विधान परिषद की शक्तियों तथा सदस्यों की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी, वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। ये दूसरा प्रावधान था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियां और सदस्यों की संख्या में
बढ़ोतरी की जाएगी, राइट। उसके बाद तीसरा प्रावधान किया गया, इधर भी था कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 करने का प्रस्ताव किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या और 16 से बढ़ कितना होगा, 60 प्लस 9 मनोनीत सदस्य, यानी 60 के अलावे 9 मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे 9। इसका मतलब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 हो गई, इसमें 60 निर्वाचित और 9 नॉमिनेटेड हो गए। उसके बाद कहा गया, चौथा प्रस्ताव किया गया कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भारतीय शामिल नहीं था। विधायिका में भारतीयों को प्रवेश मिला था 1861 में, लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भारतीय शामिल नहीं था। तो पहली बार कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया। एक भारतीय को सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया। अब तक वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भारतीय नहीं था और सत्येंद्र प्रसाद को एज ए लीगल मेंबर, विधि सदस्य के रूप में पहली बार भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए लीगल मेंबर वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। अभी तक कोई भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार इनको शामिल किया गया। और इसी अधिनियम के तहत अभी आपको बताया था कि 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन बजट पर कोई प्रस्ताव या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। इस अधिनियम के द्वारा विधायिका के सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव लाने तथा पूरक प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक पर पूछने का
अधिकार मिला है। इसका मतलब कि आप प्रश्न तो समझते हैं, तो प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न क्या है? तो देखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल चुका था 1892 में ही प्रश्न पूछने का अधिकार मिल चुका था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। और पहली बार प्रश्न के भीतर कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे प्रश्न के किसी उत्तर से अगर कोई नया प्रश्न बन जाए, प्रश्न के उत्तर से प्रश्न का कोई उत्तर दे, मान लीजिए कोई मंत्री संसद में किसी प्रश्न का उत्तर देता है और उत्तर से कोई नया प्रश्न बन जाए, तो उस प्रश्न को हम पूरक प्रश्न कहते हैं। यानी किसी प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न प्रश्न पूरक प्रश्न कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो कम्प्लीमेंट्री पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। बजट प्रस्ताव लाने, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन बजट पर प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं मिला था। अब की बार 1909 के अधिनियम में बजट प्रस्ताव लाने तथा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। इस प्रकार से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या माल्य मिंटो सुधार अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके जरिए सांप्रदायिकता की राजनीति को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। राइट। अब 1909 के अधिनियम के बाद 1909 के अधिनियम के बाद 1919 में अधिनियम आया। 1919 में अधिनियम आया और 1919 में अधिनियम आया। इस बीच महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन पदार्पण हो चुका था। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन पदार्पण दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी से 15 को, और उन्होंने साबरमती में, गुजरात के साबरमती में साबरमती आश्रम की स्थापना की 16 में, और 17 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और चंपारण की धरती पर पहली बार भारत में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। वो प्रयोग सफल रहा और महात्मा गांधी को यहीं से सत्य और अहिंसा का एक नारा मिला, जिन्होंने अपने आंदोलनों का आदर्श वाक्य बनाया। यानी उनके हर आंदोलन का आदर्श वाक्य था सत्य और अहिंसा। और आज सत्य और अहिंसा जो है राजनीति का एक टैग बना हुआ है। और आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं उनके विचारों के लिए। तो सत्य और अहिंसा का विचार जो है बहुत प्रमुखता से आता है। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका था। इस बीच 1919 में एक अधिनियम आया जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दिस एक्ट? इस अधिनियम का उद्देश्य था कि स्वशासित संस्थाओं के साथ उत्तरदायी सरकार, स्वशासित संस्थाओं के साथ उत्तरदायी सरकार, इसका उद्देश्य था
स्वशासी संस्थाओं के साथ उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसका उद्देश्य था। भारत में स्वशासी सेल्फ डिपेंडेंट, स्वशासी मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। लेकिन इस अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ? इस अधिनियम का क्रियान्वयन हुआ 21 में, तो सिर्फ प्रांतों में ही आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई। प्रांतों में ही उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई। राइट, तो इसका उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मोटिव? स्वशासी संस्थाओं के साथ उत्तरदायी सरकार की स्थापना। लेकिन 1919-21 में इस अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ? इनैक्टमेंट कब हुआ? इसका इनैक्टमेंट हुआ 1921 में। उसके द्वारा देखा गया आंशिक रूप से, सिर्फ आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई प्रांतों में। अब इस अधिनियम की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इस अधिनियम की जो और विशेषताएं हैं उसकी हम यहां चर्चा करेंगे। देखिए, इसका प्रावधान क्या क्या था और प्रावधान क्या है? प्रावधान क्या है? प्रोविजन। देखिए, पहला प्रावधान किया गया, केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका के गठन का प्रस्ताव कहा गया। केंद्र में पहली बार 2 सदन वाली विधायिका हुई। अभी तक केंद्र और प्रांतों में एक एक सदन था। केंद्र और प्रांतों में एक ही सदन था, 2 सदन वाली विधायिका नहीं थी। केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद थी, प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद थी। पहली बार कहा गया केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होगी, विधायिका 2 सदन होगी। देखिए, 2 सदन कौन कौन सा होगा? 2 सदन में पहला ए केंद्रीय विधानसभा, आज इसको लोकसभा कहते हैं, आज का लोकसभा है। दूसरा राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा सदस्य कितना? 145 निर्वाचित, 104 मनोनीत, 41 कार्यकाल 3 वर्ष का। राज्य परिषद में ये दिस विल द लोअर हाउस, ये लोअर हाउस होगा। जैसे लोकसभा, जैसे आज लोकसभा लोअर हाउस है, वैसे केंद्रीय विधानसभा लोअर हाउस बना। ये अपर हाउस था,
अपर हाउस सदस्य इसमें 60, निर्वाचित 34, मनोनीत 26 और इसका कार्यकाल था 5 वर्ष का। बन गया। तो केंद्र में पहली बार 2 सदन बन गया, जैसे आज संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जो है केंद्रीय विधानसभा लोकसभा हो गया, ये समतुल राज्य परिषद हो गया राज्यसभा के समतुल। इसका कार्यकाल 3 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। दूसरा प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा दूसरा प्रावधान किया गया कि कुछ शर्तों के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव, अभी तक अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव था विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। पहली बार कहा गया कि कुछ शर्तों के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी, ये तय कर दिया गया। दो प्रस्ताव हो गया। केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका बन गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। तीसरा प्रस्ताव किया गया कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1909 में, पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 में, उसका विस्तार किया गया। तो इस अधिनियम का तीसरा प्रमुख लक्षण है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार। यानी जो काम 1909 में मुसलमानों के लिए किया गया था 1909 में, उसका विस्तार कर दिया गया। अब मुसलमानों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, तथा एंग्लो इंडियंस तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। इसका मतलब कि 1909 में सांप्रदायिक राजनीति को जो मान्यता दी गई थी मुसलमानों के लिए, उसका विस्तार किया गया। सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियों के लिए ये कॉन्फर्म कर दिया गया। उसके बाद चौथा प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, प्रांतों में द्वैध शासन
प्रांतों में द्वैध शासन का प्रस्ताव, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रस्ताव। अब प्रांत के भीतर द्वैध शासन, प्रांत के भीतर द्वैध शासन, यानी प्रांत के जो विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में प्रांत के जो शासन के विषय थे, यानी प्रांतीय शासन के विषय को दो वर्गों में बांटा गया। दो वर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय थे उसमें महत्वपूर्ण विषय रखा गया। आरक्षित विषय के अंतर्गत प्रांत की भूमि, भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विषयों रखा गया। यानी आरक्षित विषय के अंतर्गत प्रांत के महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया और इन विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर के अधीन किया गया। यानी आरक्षित विषयों में प्रांत के शासन के दो भाग किए गए, आरक्षित और हस्तांतरित में। आरक्षित विषय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको रखा गया, भूमि, भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, उद्योग, ये सब रखा गया आरक्षित विषय में। और इनका शासन दिया गया प्रांत के गवर्नर के, यानी अर्थात प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से प्रांतीय विषयों का शासन का संपादन करेंगे। दूसरा हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत नगर पालिका, ये स्थानीय शासन के दो अंग हैं, इनको रखा गया। और इनका शासन प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन किया गया। मंत्रियों के अधीन। इसका मतलब हुआ कि प्रांत में ही दो शासन केंद्र बन गए। एक जो महत्वपूर्ण विषय थे प्रांत के महत्वपूर्ण विषय हैं वो गवर्नर एवं उसके कार्यकारिणी के अधीन है, जो आरक्षित विषय के अंतर्गत आएंगे। और जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं वो हस्तांतरित विषय में आ गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनका शासन प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट था कि महालेखा परीक्षक के पद का
प्रस्ताव। देखिए, पहली बार महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान 1919 में आया। हालांकि इस पद को पृथक स्वायत्ता स्वायत्ता 1935 के अधिनियम मिली। भारत शासन अधिनियम 1935 में इस पद को एक पृथक पहचान मिली। लेकिन इस पद का उल्लेख, इस पद का प्रावधान पहली बार 1919 में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ। इसकी पृथक पहचान 1935 में हुई और इसी को आज संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसी को आज सीएजी के नाम जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैट के नाम संविधान जोड़ा गया है। लेकिन महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख हुआ, इसको पृथक पहचान मिली 1935 के अधिनियम में और कहा गया कि भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव भारत के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। और महालेखा परीक्षक का मतलब हुआ ये लेखाओं का परीक्षण, व्ययों का परीक्षक होगा। इस भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत के लिए महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति करे। और आज इसको हम सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने का प्रस्ताव किया गया। प्रांत और केंद्र का बजट पहले एक साथ हुआ था। पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने का प्रस्ताव किया गया और इस अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ? 1921 में केंद्रीय और प्रांतीय बजटों का अलग अलग अस्तित्व हो गया। आज केंद्र और प्रांत का बजट जो है अलग अलग है। केंद्रीय बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, जबकि राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं, 202 में, अनुच्छेद 2 में, तो 1919 के अधिनियम में अलग किया गया। और लास्ट इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कहा गया कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव, कहा गया कि भारत में लोक सेवा आयोग होगा। इसके पहले इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन था। इंग्लैंड में, लंदन में ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन था, जिसको आईसीएस परीक्षा लेने का अधिकार था। लेकिन उस विभेदकारी व्यवस्था से अधिकांश भारतीय नाखुश थे, लोग नाखुश थे, नाराज थे। इसलिए 1919 के अधिनियम में यह प्रस्ताव किया गया। और ली आयोग, याद रखिएगा, ली आयोग, ली ऑफ फर्मीन, और 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1926 में, इसी अधिनियम के 1926 में भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दिल्ली में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज अगर हम कहें तो आज इसको यूपीएससी कहते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका पुराना नाम है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग को आज इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इस आयोग में
अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। भारत सचिव को दिया गया और सर एलिजाम्पे को जॉन रॉस बार्कर को जॉन रॉस वार्कर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जॉन रॉस बार्कर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग को। इस आयोग को, ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, इसी को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा थी उसके संचालन का अधिकार मिल गया। किसको? इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के संचालन का अधिकार मिल गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को। यानी भारत में अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग ही आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जो उस समय की उच्च सेवा थी, उसकी परीक्षा को आयोजित करने का अधिकार मिल गया। और इसके पहले 1926 में आयोग बन गया। इस आयोग को आज यूनियन पब्लिक सर्विस को भी कहते हैं। और इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में आईसीएस परीक्षा का संचालन शुरू हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना हो गई। भारत में भी, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आईसीएस परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। लेकिन 1922 में भारत में पहली बार इलाहाबाद में आईसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन याद रखिएगा, उस समय भारत में आयोग नहीं था। लंदन में था। उस समय लंदन में ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन जो था, इसी को, या ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी को ये परीक्षा आयोजित करने का अधिकार था। 1926 में जब भारत में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना तो भारत में भी आईसीएस परीक्षा आयोजित होने लगी। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए कि भारत में आईसीएस एग्जाम कहां हुआ था, इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1922 में। चलिए, आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आएगा। अगर कोई शिकायत हो तो कृपया बताइएगा। चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।